नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर स्टडी 91 में आप सभी का स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जिससे कि आपके एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों। एक से दो क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। आप जानते हैं दोस्तों, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है मधुबनी कला, खेजड़ी ब्रिज और कर्णम मल्लेश्वरी। दोस्तों आज इनके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या थी आखिर मधुबनी कला, क्या था दोस्तों खेजड़ी ब्रिज का, क्यों महत्वपूर्ण है खेजड़ी ब्रिज, और कर्णम मल्लेश्वरी का क्या योगदान था दोस्तों। तो इन सारी चीज़ों के बारे में वन बाय वन डिस्कस होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। एक बार वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। दोस्तों ये आपके स्टडी 91 में कुछ बैचेस दिए गए हैं। आपकी हिंदी, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस, पीसीएस और कृषि नेट का दोस्तों आप सभी ले सकते हैं। आइए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मधुबनी पेंटिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखी जरूर होगी दोस्तों, अगर नहीं देखी है तो देख लीजिए जरा। मधुबनी पेंटिंग दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपके एनसीईआरटी में दोस्तों इस तरह से ये पेंटिंग आप देखे होंगे। इसके बारे में दोस्तों कई बार इस बार सीटेट में भर भर के क्वेश्चन पूछे गए कि मधुबनी पेंटिंग कहाँ पाई जाती है, मधुबनी पेंटिंग में कौन सी आकृतियाँ होती हैं। तो दोस्तों इससे हमेशा हमारे एग्जाम में एक या दो बार दो क्वेश्चन जरूर पूछे गए। तो आइए जानते हैं दोस्तों मधुबनी पेंटिंग के बारे में। जानते हैं दोस्तों क्या है मधुबनी पेंटिंग। तो दोस्तों मधुबनी पेंटिंग जो है बिहार के दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है। तो दोस्तों मधुबनी पेंटिंग जो होती है वो कहाँ के है दोस्तों? बिहार के दरभंगा में दोस्तों, जो जिला है दरभंगा जिला, वहाँ पे पाया जाता है दोस्तों यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग। और दोस्तों मुजफ्फरपुर, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है। और पूर्णिया हो गया, सहरसा हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, मधुबनी हो गया एवं नेपाल की भी दोस्तों कुछ क्षेत्रों की ये प्रमुख चित्रकला मानी जाती है। यहाँ पे दोस्तों इन शहरों में, इन जिलों में दोस्तों इसका बहुत ही मधुबनी चित्रकला बहुत ही फेमस है, हर कोई व्यक्ति जानता है। तो दोस्तों प्रारंभ में रंगोली के रूप में रहने के बाद यह कला धीरे धीरे आधुनिक रूप से कपड़ों से और दीवारों एवं कागज पे उतर आई दोस्तों। पहले ये रंगोली की तरह सजाई जाती थी। रंगोली आपने देखा होगा दोस्तों, आप लोग होली में भी रंगोली सजाते हैं और दिवाली में भी रंगोली सजाई जाती है दोस्तों, आपने देखा होगा। तो फिर धीरे धीरे वो चीज़ें क्या होने लगी दोस्तों, लोगों को बहुत पसंद आने लगी। अरे यार क्या अच्छा लग रहा है डिजाइन। तो धीरे धीरे वो चीज़ें कपड़ों पे आने लगी और फिर क्या हुआ, दीवारों पे भी आने लगी दोस्तों। लोग बहुत पसंद करने लगे और मिथिला की औरतों द्वारा शुरू की गई इस घरेलू चित्रकला को पुरुषों ने भी अपना लिया। सर्वप्रथम क्वेश्चन बन सकता है, पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, कि आखिर इसका प्रारंभ किसने किया था? तो मिथिला की औरतों ने प्रारंभ किया था। किसने किया था? मिथिला की औरतों ने, न कि पुरुष ने दोस्तों। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान किसका था? औरतों का था दोस्तों। औरतों ने ही इस चित्रकला का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट बात की जाती है मधुबनी पेंटिंग क्यों प्रसिद्ध है, आखिर क्या रीजन है क्यों प्रसिद्ध है मधुबनी पेंटिंग। तो मधुबनी कला दोस्तों, जिसे कि मिथिला कला के रूप में भी जाना जाता है, एक पारंपरिक भारतीय कला है। क्या है? एक पारंपरिक भारतीय कला है दोस्तों। बहुत पुराने काल से ये चली आ रही है, जो कि रंगों के लिए, स्थानीय पौधों के उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। गाय के गोबर का कागज दोस्तों, क्या किया जाता था पहले? गाय के गोबर का कागज बनाया जाता। सोचिए क्या बात है। और बांस की छड़ों से जो ब्रश के रूप में काम आते। पहले कहाँ दोस्तों ब्रश, ऐसा थोड़ी नहीं था कि ब्रश मिल जाता था हमें ऐसा कि हम वैसे ब्रश का प्रयोग करें। ऐसे ब्रश नहीं थे, बांस के ही ब्रश बन जाते थे दोस्तों। और सोचिए गाय के गोबर का लोग क्या बनाते थे? पत्ते बनाते थे दोस्तों। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों रूप में काम करती थी, चित्रों की सुंदरता और सादगी का उल्लेख नहीं करती थी। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा लगता था जब इनका प्रयोग करते थे। और पहले दोस्तों ये सुविधाएं नहीं थी कि पहले उनके पास ऐसा ब्रश हो और कैसे ऐसे कागज हो दोस्तों, ऐसी सुविधाएं नहीं थी। लोग दोस्तों गाय के गोबर से ही पत्र बना के उस पर ही प्रयोग करते थे। नेक्स्ट दोस्तों अब बात करें मधुबनी का अर्थ क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई क्या होता है मधुबनी, मधुबनी का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, पैसे का जंगल। मधुबनी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? पैसे का जंगल माना जाता है। क्या पैसे का जंगल माना जाता है। यानी इस शहर का नाम मधुबनी है, जिसका अर्थ है पैसे का जंगल। और वही यहाँ बहुतायत में पाया जा सकता है। मधुबनी अपने खूबसूरत गांवों और उनकी प्राचीन कला के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, लोकप्रिय है दोस्तों लोगों में, जिसे कि मधुबनी पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। मधुबनी नगर मैथिली संस्कृति का भी केंद्र रहा है। आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, कि
मधुबनी नगर कौन सी संस्कृति का केंद्र रहा है? तो आप बताएंगे सर मैथिली जो शहर है, वो जो मधुबनी नगर है वो मैथिली संस्कृति का क्या है? केंद्र रहा है। किसका रहा है? मैथिली का। दोस्तों नोट कर लीजिएगा, मैथिली संस्कृति का केंद्र रहा है, मैथिली संस्कृति का केंद्र रहा है मधुबनी। दोस्तों नगर किस संस्कृति का केंद्र रहा है? मैथिली का। पॉइंट नोट कर लीजिए, जितना रगड़ेंगे, जितना घिसेंगे, जितना लिखेंगे दोस्तों, उतना चीजें आपको याद होंगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कॉपी कलम लिए रहिएगा, बार बार चीजों को लिखते चलिएगा। बार बार आप चीजों को लिखेंगे तभी आपको चीजें याद होंगी दोस्तों। अगर आप नहीं लिखेंगे तो एक बार पढ़ने से चीजें याद कभी होती हैं? कभी नहीं होती। करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पे पड़त निशान। तो दोस्तों ये चीज है, हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए। अब बात करते हैं चित्र में डिजाइन को मधुबनी कहा जाता है। यहाँ लोक कला का एक बहुत पुराना रूप है दोस्तों। यह लोक कला का क्या, बहुत प्राचीन रूप है, बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है मधुबनी पेंटिंग दोस्तों। बिहार में एक जिला है जिसे मधुबनी कहा जाता है, उसी के नाम पर इस पेंटिंग का नाम पड़ा। जो जिला है दोस्तों मधुबनी, उसी के नाम से इसका नाम पड़ा मधुबनी पेंटिंग। ये चावल के पाउडर के पेस्ट से पेंटिंग बनाई जाती है। सोचिए, चावल का जो पाउडर होता है दोस्तों, उसको पीस के बढ़िया पेंटिंग बनाई जाती है, उससे भी क्या बात है। और जिससे कि रंग मिला के बनाया जाता था। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूलों और पेड़ों के रंग आदि का उपयोग किया जाता था। जैसे आप जानते हैं दोस्तों कि हमारे उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? पलाश है दोस्तों। क्या है? पलाश है। तो दोस्तों जो पलाश है, जिसको दोस्तों अगर आप ऊपर से देखेंगे, जो कश्मीर में पाया जाता है, लगता है कि जैसे जंगल में आग लगी हुई है। क्या कहा जाता है कि जंगल में आग लगी, इतना लाल होता है दोस्तों। तो इस पलाश को सुखा के लोग इसका रंग बनाते थे। क्या बनाते थे? इसका रंग बनाते थे दोस्तों। तो ये पलाश दोस्तों कई किस्म के फूल होते हैं, पलाश लाल लो दोस्तों, कई किस्म के। तो दोस्तों उन्हीं से ये रंग बनाए जाते थे। पहले क्या होता था, पुष्पों से ही रंग बनाए जाते थे और उनका ही प्रयोग किया जाता था। वही बात कही गई है कि नील का, हल्दी का, फूलों का और पेड़ों के रंग आदि का उपयोग किया जाता था। और तब दोस्तों पेंटिंग और आकृति बनाई जाती थी, चित्र बनाए जाते थे। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये चीजें आप देख लीजिए दोस्तों, मधुबनी चित्र। इसमें दोस्तों जानवरों की आकृति, औरतों की आकृति, पौधों की, पेड़ पौधों की, पुष्प की, सारी आकृतियां बनाई जाती थी। बहुत ही अच्छा लगता था दोस्तों, बहुत ही सुंदर दृश्य है। नेक्स्ट है दोस्तों, चित्रों में क्या क्या होता था? इंसान होते थे, जानवर होते थे, पेड़ होते थे, फूल होते थे, पक्षियाँ, मछलियाँ, हर चीज का चित्र बनाया जाता था। ऐसा नहीं था कि भाई सिर्फ जो मधुबनी चित्र हो उसमें सिर्फ मनुष्यों का ही चित्र बनाया जाए, सिर्फ पक्षियों का चित्र बनाया जाए। दोस्तों उसमें जिसकी चित्र अच्छी लगे, व्यक्ति हर प्राणी का, हर जीव जंतु का, पक्षियों का, सबका चित्र बनाता था जिसे उसको वह अच्छी लगे। बहुत ही अच्छी चीज थी दोस्तों। बेलनिका गांव कर्नाटक में है। ये कहाँ बेलनिका गांव पूछ सकता है आपसे, कहाँ पे है? कर्नाटक में है। गिजुभाई बंदेका गुजरात में रहते थे। उन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियां लिखी थी दोस्तों। जो गिजुभाई थे उन्होंने क्या कहते, कई कहानियां लिखे थे, इसलिए वो प्रसिद्ध थे। एक भारतीय रॉबिन है दोस्तों, अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में देता है। जो एक चिड़िया है दोस्तों, कौन सी भारतीय रॉबिन कही जाती है? क्यों कही जाती है उस चिड़िया का? क्योंकि वह अपना अंडा देती है सड़क। कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपको जानना बहुत आवश्यक है, जो सीटेट में आपसे पूछा जाता है। जैसे हम जानते हैं, जो पूछ लिया आपसे कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो कि अपना अंडा अपने घोंसले में नहीं देता, तो आप सभी जानते हैं कि कोयल है। जो कोयल है दोस्तों, वो अपना अंडा अपने घोंसले में नहीं बल्कि दूसरे घोंसला वो बनाती ही नहीं है दोस्तों, वो कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है। और कौवा अपना बच्चा समझ के उसका लालन पालन करता है दोस्तों। जब वो बच्चा बड़ा होता है और जब काँव काँव की जगह कोयल की आवाज़ निकलता है, तब उसे पता चलता है अरे ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। तो वो चीज़ है दोस्तों, ये तो कौवा का बच्चा है, तो वो चीज़ है। तो ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें दी गई हैं। 299 पेट कॉम्बो, दोस्तों ये कुछ पुस्तकें हैं जो आपके एग्जाम में आती हैं, पूछी गई हैं। फ्री डिलीवरी है दोस्तों, आप ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। अब बात करते हैं मधुबनी कला के प्रसिद्ध चित्रकार का नाम क्या है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या नाम था उस चित्रकार का? मधुबनी का पूछा जा सकता है दोस्तों आपके एग्जाम में।
तो मधुबनी कलाकार जो चित्रकला की शैली की पारंपरिक रूप से क्षेत्र की महिलाओं द्वारा बनाया जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि आपसे पूछा जा सकता है कि मधुबनी चित्रकला किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, पुरुषों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, राजाओं के द्वारा। तो आप बता सकते हैं कि महिलाओं के द्वारा मधुबनी चित्रकला क्या की गई थी, सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी। हालांकि वर्तमान में मांग को पूरा करने के लिए इसमें पुरुष भी शामिल हो गए। अब दोस्तों इसमें क्या हो गए, जैसे इतनी मांग होने लगी, इतनी डिमांड होने लगी, लोग हर कोई व्यक्ति चाहता है कि हमें मधुबनी चित्रकला मिले। ऐसे दोस्तों घरों में सजाने के लिए, अपने रूमों कमरों में सजाने के लिए लोग, क्योंकि इतना मनमोहक लगती है दोस्तों। आप कभी देखिए बिहार, आप कभी जाइए तो वहाँ पे आप देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखेंगे आपको मनमोह मन लेंगे कि हाँ यार ये चित्र होना चाहिए वहाँ पे। तो वो चीज़ है। और मधुबनी पेंटिंग के प्रसिद्ध महिला जो थी वो तो कौन सी थी, सीता देवी थी। कौन थी, सीता जी थी दोस्तों। कौन थी, सीता देवी थी। और गोदावरी दत्त थे दोस्तों, भारती दयाल थे दोस्तों, और बूला देवी थी दोस्तों। तो ये महिलाएं जो थी दोस्तों, इन महिलाओं ने दोस्तों बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया अपनी दोस्तों मधुबनी चित्रकला में। आपसे पूछा जा सकता है कि किन महिलाओं ने मधुबनी चित्रकला में सबसे सर्वाधिक उपयोग दिया था, योगदान दिया था, और जो प्रसिद्ध हैं उनके नाम क्या हैं, तो याद रखिएगा सीता देवी। लिखते चलिए दोस्तों, गोदावरी दत्त, आप भारती दयाल, बूला देवी, इन्होंने दोस्तों आपकी मधुबनी चित्रकला में बहुत ही प्रसिद्धि अपनाई और इनको प्रसिद्धि मिली दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। नेक्स्ट है दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी। अब बात करते हैं कर्णम मल्लेश्वरी की। तो इस महान आत्मा को कौन नहीं जानता। कर्णम मल्लेश्वरी दोस्तों ये भार उठाने वाली एक महान आत्मा है। आप देखे होंगे दोस्तों, वेट लिफ्टिंग कहा जाता है जिसको, वेट लिफ्टिंग, भार उठाया जाता है दोस्तों। तो इनके जीवन का शुरुआत कहाँ हुई, कर्णम मल्लेश्वरी आखिर निवासी कहाँ की थी, कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया दोस्तों, इनके बारे में जानते हैं। इनके पिताजी ने, इनकी सिस्टर ने कैसे स्ट्रगल किया दोस्तों, और इन्होंने भारत में अपना एक स्थान बनाया, भारत लोक में दोस्तों वेट लिफ्टिंग में अपना एक स्थान बनाया। कैसे इन्होंने संघर्ष किया इसके बारे में जानते हैं। क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर यानी कि भार उत्तोलक। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित थी। आपका ऑप्शन में हो सकता है क्रिकेट से, बैडमिंटन से, वेट लिफ्टिंग से, या बॉक्सिंग से। तो आपका आंसर क्या होगा, वेट लिफ्टिंग से, यानी भार उत्तोलक से कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध था। दोस्तों इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, पर एग्जाम में इतना प्रेशर होता है भाई, आदमी ध्यान से उतर जाता है। इसीलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाते रहिए। जितना प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाएंगे दोस्तों, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपका दोस्तों टाइम मैनेजमेंट होगा, आपका अच्छा खासा क्वेश्चन की श्रृंखला बनेगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे यार जो आंसर मैंने दिया है बिल्कुल सही दिया है। कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर थी। क्या थी, वेट लिफ्टर थी। जब आप मिलाएंगे आंसर, जब आप कहें अरे यार बहुत अच्छा मैंने परफॉर्मेंस किया, यार मैंने तो सीडीबी में 30 में 20 नंबर लाए, 25 नंबर लाए, अरे यार मैंने ईवीएस में तो 30 में 28 नंबर लाए, तो दोस्तों धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नहीं तो एग्जाम में क्या होता है, आंसर देने में अरे यार ए होगा कि बी लगाएं, यार सी लगाएं कि डी लगाएं, ऑप्शन देने में भी आप कंफ्यूज होंगे, डरेंगे दोस्तों कि अरे यार ए होगा कि बी होगा, बी होगा कि सी होगा, तो कंफ्यूजन होगी। हर बच्चा दोस्तों गुजरता है एग्जाम में, ये हर बच्चे की स्थिति है। पर दोस्तों जो प्रैक्टिस करेगा, जो मेहनत करेगा, जो रगड़ेगा अपने आप को, कहते हैं ना सोना जितना रगड़िए उतना ही ज़्यादा चमकेगा। तो रगड़ना पड़ेगा दोस्तों, उतना ही चमक आएगी। इतनी ज़्यादा भीड़ है तो उस भीड़ में आप जब चमकेंगे तब लोगों को दिखेंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। इसलिए रगड़िए अपने आप। तो ये क्वेश्चन हो गया। ये कहाँ की निवासी थी, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। कहाँ की थी, आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। इनके पापा किसमें थे दोस्तों, पुलिस में हवलदार थे। इनके पिताजी किसमें थे, पुलिस में एक हवलदार, एक छोटी सी पोस्ट पे थे दोस्तों, हवलदार थे। और ये आंध्र प्रदेश की 12 साल की ही थी, तभी इन्होंने दोस्तों वजन उठाने का अभ्यास करने लगी। आपसे प्रश्न बन सकता है कि कर्णम मल्लेश्वरी कब वेट लिफ्टिंग करना प्रारंभ किया, किस अवस्था में वेट लिफ्टिंग करना प्रारंभ किया। ऑप्शन दे देंगे 13 वर्ष की अवस्था में, 11 वर्ष की अवस्था में, 12 वर्ष की अवस्था में, या 14 वर्ष की अवस्था में। तो आप बताएंगे सर 12 वर्ष की अवस्था में, 12 ईयर्स थी, 12 वर्ष की थी दोस्तों, तभी उन्होंने यानी कि वेट लिफ्टिंग करना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया।
नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट पूछा जाएगा अब वो एक बार में कितना 130 किलोग्राम तक वजन उठा सकती हैं। सोचिए 130 केजी वेट दोस्तों, कितना, यानी कि 1 क्विंटल से भी अधिक 130 केजी वेट वो अब उठा सकती हैं दोस्तों। कर्णम ने भारत के 29 मेडल जीते हैं दोस्तों, कितने 29 मेडल जीते हैं। सोचिए कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। उनकी कितनी हैं, 4 सिस्टर हैं दोस्तों, वो भी दोस्तों वजन उठाने का प्रयास कर रही हैं। वो भी वेट लिफ्टिंग में अपनी ताकत आजमाना चाहती हैं, अपने भारत देश का नाम यानी कि बढ़ाना चाहती हैं, उठाना चाहती हैं, अपने पिता को गौरवान्वित करना चाहती हैं दोस्तों। सोचिए ऐसी लड़कियां पाके कौन पिता धन्य नहीं हुआ होगा। हर पिता धन्य हो जाता है दोस्तों, हर माता बड़ी गौरवान्वित होती है जब उसका बालक दोस्तों कहीं सफलता हासिल करता है। दोस्तों एक माता पिता के लिए सफलता का मतलब ये नहीं है आपका कि आप आईएएस बन जाइए, पीसीएस बन जाइए, आप डॉक्टर बन जाइए, नहीं, आप एक अच्छे लड़के बन जाइए, एक अच्छे बालक बन जाइए। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में दोस्तों, खेल के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप आगे रहिए। दोस्तों देखिए खान सर, क्या उनकी माता जी को उनको गर्व नहीं होता होगा। खान सर हो गए, गगन नारंग सर हो गए, कई सर ऐसे हैं दोस्तों जिनको लगता है देख के कि हाँ वाकई में ये बहुत अच्छा एजुकेशन के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया, क्रांति ला दी दोस्तों। तो कई टीचर्स ऐसे हैं दोस्तों जो कि यानी कि उन्होंने गौरवान्वित महसूस होता है दोस्तों उनको इस पोजीशन पे देखने पे, इस स्थिति पे देखने पे। तो ये चीज़ है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ऐसे बालक बनिए आप कि अपने माता पिता की नज़रों में आप हीरो होइए, वो चीज़ होनी चाहिए दोस्तों। तो ये चीज़ है दोस्तों। अब सोचिए ये 4 बहनें और कर्णम मल्लेश्वरी उनके पिता की नज़रों में कितनी दोस्तों हीरोइंस होंगे, एकदम स्टार होंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट दोस्तों, अब बात करते हैं आरक्षित रेल टिकट से निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जो आपकी आरक्षित रेल टिकट है दोस्तों, उसके प्रश्न पूछा जाता है। इस बार रेल टिकट से प्रश्न पूछा गया कि रेल टिकट में कौन कौन सी जानकारियां होती हैं। क्या बुकिंग की तारीख और समय, यात्रा शुरू होने की तारीख उसमें होती है, बताइए। कोच नंबर, बर्थ नंबर और किराया होता है। यात्रियों का नाम, आयु और लिंग होता है। नाम, बोर्डिंग स्टेशन और अंतिम स्टेशन के साथ ट्रेन नंबर होता है। गंतव्य पहुंचने की तिथि और समय होता है। क्या होता है दोस्तों, जल्दी से बताएं, जल्दी से सारे बच्चे बताएं क्या होगा, क्या होता है आपके आरक्षित रेल टिकट में, क्या होगा दोस्तों। जल्दी से आंसर दें सारे बच्चे, गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी शेर का। सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें। क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है सारे बच्चों का। देखते हैं किसका आंसर सही होता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया दोस्तों। यानी आरक्षित रेल टिकट में कौन सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों आपका यानी बुकिंग की तारीख और समय, यात्रा। दोस्तों कभी हम सभी टिकट लेते हैं, हम सभी ने दोस्तों कहीं ना कहीं यात्रा ट्रेन से की है, हम सभी ने टिकट लिया है दोस्तों। पर कभी आपने ये जानकारी ली कि आखिर इस टिकट में क्या क्या जानकारी है, क्या क्या इसमें लिखा है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बुकिंग की तारीख, समय और यात्रा शुरू होने की तारीख हमारे उसमें लिखी होती है। ये चीज़ें तो होती ही हैं। नेक्स्ट होता है दोस्तों कोच नंबर, बर्थ नंबर और किराया। ये भी दोस्तों हमारा उसमें टिकट में लिखा होता है। हमारे टिकट में कोच नंबर हमारा लिखा होता है, किस बर्थ में हमें बैठना है ये लिखा होता है, और कितना किराया दिया है हमने, ये सारी चीज़ें भी लिखी होती हैं। नेक्स्ट दोस्तों लिखा होता है यात्रियों का नाम, आयु और लिंग, कौन सा जेंडर है दोस्तों, यात्री का क्या नाम है, उसकी क्या एज है, ये सारी चीज़ें जानकारी होती है। नेक्स्ट होती है दोस्तों नाम, बोर्डिंग स्टेशन और अंतिम स्टेशन के साथ ट्रेन नंबर। ट्रेन नंबर भी होता है, कहाँ हमें जाना है, ये चीज़ें भी होती है। स्टेशन का नाम भी होता है, ये चीज़। गंतव्य में पहुँचने की तिथि और समय दोस्तों ये नहीं होता, ई नहीं होता दोस्तों, कि दोस्तों तिथि और समय पता नहीं, ट्रेन लेट हो जाए, कब हम पहुँचें, ये समय निर्धारित नहीं होता कि कब हम डेट को पहुँचेंगे, किस समय पहुँचेंगे, ये निर्धारित नहीं होता। बस अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ इतने बजे हम पहुँच जाएंगे, ये चीज़ है। क्योंकि ट्रेन भी लेट हो सकती है, ट्रेन कभी भी कुछ हो सकता है, तो वो चीज़ है दोस्तों। तो आपका बी ऑप्शन यानी ये भी सही है, बी भी सी और डी, बी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें कि भाषा जो कि बोली जाती है, कहाँ बोली जाती है दोस्तों।
सर्वप्रथम मलयालम दोस्तों आपसे पूछा जाता है, भाषा से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मलयालम कहाँ बोली जाती है दोस्तों, तो मलयालम सबसे ज्यादा केरल में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? केरल में। कैसे याद करेंगे? मलयालम, ल ल दो बार आ रहा है दोस्तों, मलयालम। तो मलयालम, मलयालम यानी केरल। कहाँ ल इसमें आ रहा है यानी केरल। मलयालम कहाँ, मलयालम कहाँ बोली जाती है? केरल में बोली जाती है सर, याद हो गया। कोंकणी दोस्तों, कोंकणी भाषा कहाँ बोली जाती है? कर्नाटक में। क से कर्नाटक, क से कोंकणी, कर्नाटक में बोली जाती है, महाराष्ट्र में बोली जाती है, गोवा में, केरल में और कुछ हिस्सों में बोली जाती है। यानी दो तो याद हो गया तुरंत, कर्नाटक और केरल। कर्नाटक क से कोंकणी, क से कर्नाटक, क से केरल, महाराष्ट्र, गोवा और दोस्तों दो, महाराष्ट्र गोवा याद हो गया, कर्नाटक और केरल याद हो गया, तुरंत दो से याद हो गया। कौन सी भाषा? कोंकणी भाषा। अब बात आती है मराठी भाषा, म से मराठी, म से महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मराठी तो बोली जाती है एकदम दोस्तों, आप जानते ही हैं। और गोवा में भी मराठी बोली जाती है, गोवा में मराठी बोली जाती है। दमन और दीव में भी मराठी बोली जाती है। और दादरा और नगर हवेली में, दमन और दीव दोस्तों, दादर और नगर हवेली, महाराष्ट्र और गोवा में क्या बोली जाती है? मराठी बोली जाती है। एक बार दो बार लिखेंगे दोस्तों, चीजें याद हो जाएंगी। कोई बहुत बड़ा टफ नहीं है दोस्तों, बस थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा रगड़ना पड़ेगा अपने आप को। जहां दो बार लिखा आपने मराठी, म से मराठी, म से महाराष्ट्र, म से मराठी, म से मराठा, म से महाराष्ट्र। और कहाँ पे भैया? गोवा, दमन, दीव। और कहाँ पे बोली जाती है? दादर नागर हवेली में बोली जाती है। आपसे पूछा गुजराती तो तुरंत पकड़ लेंगे, अरे भाई गुजराती गुजरात में बोली जाती है, क्या भालो छो, केम छो। तो कहाँ बोली जाती है? गुजरात में बोली जाती है। तुरंत आप पकड़ लेंगे कहाँ बात की जा रही है, गुजरात में बात की जाए। कन्नड़ की बात की जाए, क से कन्नड़, क से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी बोली जाती है। क से कन्नड़, क से कर्नाटक, तुरंत याद करिए। एक तो याद हो गया दोस्तों, दूसरा है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। जो आपकी कन्नड़ भाषा है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी बोली जाती है। ऐसे दोस्तों दो तीन बार जहां आपने चीजों को लिखा, तुरंत आपको चीजें याद हो जाएंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे सभी शेरों। और दोस्तों एक बार दो बार पढ़िए, लिखिए, जितना हो सके पढ़िए दोस्तों। जितना पढ़ेंगे, जितना रगड़ेंगे, उतनी ही सफलता मिलेगी। तुरंत स्क्रीनशॉट ले, सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में आ सकती हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं खेजड़ी पेड़ की। खेजाड़ी पेड़ की दोस्तों क्या है महत्वपूर्ण, क्या महत्वपूर्ण है ये खेजाड़ी पेड़? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। यह जोधपुर में, कहाँ पे दोस्तों? जोधपुर यानी कहाँ? राजस्थान। राजस्थान के जोधपुर की खेजड़ी गांव, इस गांव के लोगों ने 232 साल पूर्व तत्कालीन महाराज के करिंदों कर्मचारियों द्वारा हरे पेड़ को काटने का विरोध किया। क्या किया इन्होंने? हरे पेड़ को काटने जब आए महाराज के लोग दोस्तों, उन्हें यानी आवास बनाने के लिए पेड़ों की आवश्यकता, यानी खेजड़ी पेड़ जो थे दोस्तों बहुत ही मजबूत माने जाते थे, बहुत ही सीधी उनकी शाखाएं जाती थी, बहुत मजबूत माने जाते थे खेजड़ी के पेड़। तो महाराज ने आदेश दिया उनको अपना निवास स्थान महल बनवाना था कि जाओ खेजड़ी के पेड़ काट लाओ, बहुत ही मजबूत माने जाते हैं और ये हमारे महल के लिए उपयोगी। तो उनके कर्मचारी जब गए तो दोस्तों वहाँ के लोग पेड़ के साथ चिपक गए और कहा कि हम पेड़ नहीं काटने देंगे। तो वही चीज़ है दोस्तों, वो तभी खेजड़ी वृक्ष वहाँ प्रसिद्ध हुआ, विरोध किया गया। और एक महिला थी, जो कौन थी? अमृता देवी के नेतृत्व में हुआ दोस्तों। किनके? अमृता देवी के नेतृत्व में हुआ। बारी बारी से 363 लोग पेड़ों पर को पकड़ के क्या हो गए? खड़े हो गए और महाराजा के लोगों ने सभी को क्या कर दिया दोस्तों? काट दिया। तो वो चीज़ है दोस्तों, वहीं से आपका चिपको आंदोलन का भी प्रारंभ हुआ था दोस्तों। लगभग 300 साल पहले इस गांव के लोगों को बचाया था। और गेजड़ी गांव के लोग बिश्नोई कहलाते थे। क्या कहलाते थे? बिश्नोई कहलाते दोस्तों। वहाँ के पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट। आपसे पूछा जा सकता है कि खेजड़ी गांव में जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो अमृता देवी जी ने किया था। और पूछा जा सकता है खेजड़ी गांव के लोग क्या कहलाते थे? बिश्नोई कहलाते थे। खेजड़ी का पेड़ ज़्यादा पानी के बिना भी बड़ा हो सकता है दोस्तों। खेजड़ी पेड़ को जैसे हम जानते हैं कि वृक्षों को पानी की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा होती है, पर खेजड़ी का जो वृक्ष होता है, जो पेड़ होता है, उसमें पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं होती। यह फलियाँ देता है और कीड़ों से प्रभावित नहीं होता। यह फलियाँ भी देता है दोस्तों और कीड़ों से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है, बहुत ज़्यादा वो चीज़ नहीं करता दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि सोचिए जो वृक्ष दोस्तों बहुत ही कम पानी से भी अधिक यानी उपजाऊ हो जाए और जिसका दोस्तों बहुत ही ज़्यादा वो हो,
उपजाऊ हो और दोस्तों यानी कि जो जिससे कोई भी न कीड़े प्रभावित हो, किसी चीज़ को कीड़ा नहीं लगता। तो दोस्तों सोचिए उसका उसकी जो पेड़ होती होंगी, उसकी जो शाखाएं होती होंगी वो कितनी इंपॉर्टेंट होती होंगी। तो इसीलिए राजा ने उनको आदेश दिया कि जाइए खेजड़ी के पेड़ ले आइए और उसी से हम अपना महल बनाएंगे, क्योंकि न उसमें कीड़े लगते हैं, न वो उसमें दीमक लगती है और दोस्तों वो मजबूत भी बहुत होती है। तो वो चीज़ था, तो इसीलिए उनका ये भाई, पर वहाँ के लोग जो होते हैं दोस्तों वो वनों से लगाव था, उनको वृक्षों से लगाव था। जैसे लोग रहते हैं ना दोस्तों, वहाँ के जो निवासी थे, वन निवासी थे दोस्तों, तो वो वहाँ के लोगों उन पेड़ों से उनसे बहुत यानी कि दोस्तों खाद्य सामग्री मिलती थी दोस्तों, वो क्या कहते हैं दवा के यूज में प्रयोग करते थे। तो वो उसका लगाव था खेजड़ी से दोस्तों, उस पेड़ों का लगाव था लोगों का। तो उस पेड़ को, खेजड़ी के पेड़ को लोगों ने काटने नहीं दिया, उनका विरोध किया दोस्तों। धीरे धीरे ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ी और इसका दोस्तों तिरस्कार किया। ये बहुत ही दोस्तों इसीलिए चर्चा का विषय ये दिन प्रतिदिन बनती चली गई। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज की क्लास। दोस्तों आपको आज की क्लास जरूर बनाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था दोस्तों, सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके नितिन सर के द्वारा लिखी गई सारी पुस्तकें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी परचेज कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, एक बार लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों और जय हिंद दोस्तों।